हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर फर्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बार बार कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, थोड़ा फंडामेंटल अगर क्लियर होता है तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा क्वेश्चन जितने आए हैं जेईई एडवांस में इस साल पेपर जो फर्स्ट हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है इसमें पूछा गया है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया है और दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको आंसर बताना है कि स्टेटमेंट 1 जो बता रहा है कि कलर होता है ग्रीन कलर देता है कॉम्प्लेक्स, और स्टेटमेंट 2 में कि जो सॉल्यूशंस होता है इस कॉम्प्लेक्स का निकल साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस होता है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, इसका आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि कलर देता है, इसकी वजह क्या होती है। इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कलर मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स में जो कलर होता है उसकी वजह एक ही होती है, डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। लिगैंड और मेटल के बीच में जब अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस कंडीशन में जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं वहां पे एनर्जी गैप होता है और उस एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से कलर होता है। लेकिन अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी और स्प्लिटिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो कलरलेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? कलरलेस। तो यहां पे कलर की इंटेंसिटी हम कह सकते हैं एनर्जी बढ़ने का लेमडा घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो लेमडा घटेगा, एनर्जी कम होगी तो लेमडा बढ़ेगा। लेमडा बढ़ने का मतलब, लेमडा मैक्सिमम बढ़ने का मतलब यही है कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो दो बातें यहां पे अगर ध्यान दें हम कि यहां पे निकिल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहां पे निकिल का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और निकिल +2 में स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड के साथ अगर हम बात करते हैं, चाहे आपका यहां पे साइनाइड हो चाहे कार्बोनाइल है, निकिल पीटी प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेज स्टेट में सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसमें कलर नहीं होता है। कलर नहीं होता है। कलर नहीं होने का वजह यही है स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स के जो क्रिस्टल जो फील्ड स्प्लिटिंग होती है इतना ज्यादा होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। लोअर से हायर में जाना इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल होता है। लॉट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। तो यहां पे ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर तो आएगा नहीं। अगर ट्रांजिशन होता है, अगर आप उस एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, डीडी ट्रांजिशन हो जाता है, उसके बावजूद भी कलर नहीं आता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हुआ है वो विजिबल रीजन में वो एनर्जी नहीं मिलेगी और अगर विजिबल रीजन से एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए तो वहां पे कलर शो नहीं करने वाला कॉम्प्लेक्स। मतलब वहां यूवी रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है एनर्जी को तो वहां एब्जॉर्प्शन कॉज कलरलेस टू द कंपाउंड, कलर कंपाउंड में नहीं आ पाएगा। तो इसको अगर हम डिटेल में समझे कि यहाँ पे निकिल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है, जो निकिल का जो आपका एक्वा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये 2+ में, किसमें? 2+ में है। तो अगर निकिल +2 में यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट में है तो आप बताइए कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3d8 कन्फिग्रेशन हो जाएगी। और 3d8 का मतलब है कि अगर यहाँ पे बात करें डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं? 5। और यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे Eg और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2G, इस तरह से हो जाएगा। अब ये Eg है और ये आपका T2G है। अब एनर्जी का जो डिफरेंस है अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन अगर भरे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन यहां हो सकता है। क्या हो सकता है? डीडी ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में हो रही है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और यहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगा जो विजिबल रीजन में होगा। कहां से होगा? विजिबल रीजन में होगा। और विजिबल रीजन से अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होगा तो कलर शो करेगा, क्योंकि जो यहां लिगैंड जो दिया हुआ है एक ऐसा है वीक लिगैंड फील्ड है। कैसा है? वीक लिगैंड फील्ड है। और वीक लिगैंड फील्ड जब होता है तो यहां पे जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, क्रिस्टल जो फील्ड स्प्लिटिंग है वो बहुत कम होगी और एनर्जी कम होती है तो आपको पता है आपको एनर्जी अपन लैम्डा होता है। यहाँ पे डेल्टा ई जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमेशा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा मैक्सिमम के। तो यहां मैक्सिमम मतलब एक कलर जितना ज्यादा ये बढ़ेगा कलर की इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा
बढ़ेगी। ये जितना बढ़ेगा कलर की इंटेंसिटी उतनी क्या करेगी, घटेगी। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पे अगर वीक लिगेंड फील्ड होता है स्प्लिटिंग आपकी बहुत कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वहां पे विजिबल रीजन से एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा, न कि यूवी रीजन से होगा। तो यहाँ पे विजिबल रीजन से अब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कलर शो करेगा। और कलर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो एब्जॉर्प्शन जिस रीजन का लाइट अब्जॉर्ब हो रहा है विजुअल रीजन से उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ओके, को आपको याद होगा। तो ये अगर हम बात करें कि यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 की अगर बात हम करें तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें, निकिल साइनाइड की बात करें अगर, तो यहां पे अगर देखो अगर हम बात करें यहां पे निकिल सीएन की बात करते हैं। निकिल सीएन का है 4 और यहां पे आपका है 2 माइनस, कितना है 2 माइनस। अब ध्यान दो निकिल किसका ऑक्सीजन स्टेट में है, यहां पे 4 माइनस है तो यहां पे 4 प्लस हो जाएगा, -2 इसके ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। मतलब निकिल यहां पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, किसमें है, और +2 का मतलब है 3-8-D8 कन्फिग्रेशन। और एक अच्छी बात है कि यहाँ जो साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से ही ये जो बना है। यहाँ पे अगर जेड एक्सिस के लिगेंड अगर रिमूव कर दें, रिमूव द यहाँ से लिगेंड अगर है और यहाँ लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है, तो अगर हम जेड एक्सिस से लिगेंड को हटा दें तो जो आपको जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है यही तो कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। एक ऐसा था ऑक्टाहेड्रल था, एक ऐसा था ऑक्टाहेड्रल था। बस समझिए, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है और यहाँ लिगेंड है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जेड एक्सिस से लिगेंड को हटा दिया तो ज्योमेट्री जो बन रही है वही स्क्वायर प्लेनर है। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ध्यान दो, यहाँ पे d5d ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ जब स्प्लिटिंग होती है तो इस तरह होती है कि नहीं बताओ। यहाँ पे Eg होता है और यहाँ पे T2G होता है। अब ध्यान देखो अलोंग द एक्सिस एक्स ज्यादा अप्रोच करे, जेड और एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लिगेंड का अप्रोच हो जेड से हटाया जाए, जेड से निकाला जाए, तो यहां जो स्प्लिटिंग हो रही है इसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, किसमें हो जाएगी, देखो भैया थोड़ा सा देख लो, कंफ्यूज मत होना। यहां पे इसको हम समझा देते हैं, यहां पे है जी। ओके, अब जरा ध्यान दो, पहले अब एक बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। इसको अगर हम बोलें कि अगर आपने जेड एक्सिस से लिगेंड को रिमूव किया तो यहां पे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे डी एक्स वाई है, यहाँ पे डी एक्स जेड है और यहाँ पे डी वाई जेड है। क्योंकि यहाँ पे जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, जो 5d डीजेनरेट होती है, डीजेनेसिस से खत्म होती है कि मेटल लिगेंड का अप्रोच ऑक्टाहेड्रल ही हो रहा है, और यहाँ पे जो ऑन द एक्सिस लिगेंड मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्ट इंटरैक्ट हो रहे लिगेंड से, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी वजह से यहाँ स्प्लिटिंग होती है, डिफरेंसेस होता है, बारी सेंटर होता है। अभी फिलहाल लिगेंड हम जेड एक्सिस से रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ फर्दर स्प्लिटिंग होने वाली है, लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्स और वाई बढ़ने वाला है, जेड से घटने वाला है, जेड से खत्म करने वाला है। तो यहां पे जब खत्म करेंगे तो अलोंग द एक्स और वाई बढ़ेगा, अगर इंक्रीज करेगा अलोंग द एक्स और वाई लिगेंड का अप्रोच टुवर्ड द मेटल सेंटर, तो इसमें एनर्जी फिर फर्दर स्प्लिट कर जाएगी और यहां पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ने वाली और डी जेड की एनर्जी घटेगी। जेड एक्सिस से तो हटा रहे ना आप, तो यहां से हम कह सकते हैं यहां पे एक्स और वाई की बढ़ने वाली है और आप कह सकते हो एक्स जेड और वाई जेड घटने वाली है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स जेड और यहां पे डी वाई जेड कह सकते हैं, और यहां पे डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे हम कह सकते हैं डी एक्स वाई और यहां पे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब यहां पे एनर्जी का 1 2 3 यहां पे 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी है, इसको स्प्लिटिंग को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इस तरह से होती है।
ये एनर्जी का लेवल होता है। आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है, जो यहाँ पे जो क्रिस्टल जो फील्ड स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, कैसी होगी? आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की होगी, उसके बाद एनर्जी आपकी dx वाई की होगी, उसके बाद एनर्जी आपकी dx जेड स्क्वायर की होगी, उसके बाद आप एनर्जी आपकी dx जेड और आपका dx जेड और dy जेड की होगी। दोनों की एनर्जी बराबर होगी, डी जनरेट होंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे सॉरी डी ऑर्बिटल्स था जो आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, लेकिन यहां पे जब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में लिगैंड का अप्रोच टुवर्ड द मेटल सेंटर हो रहा है, तो लिगैंड और मेटल के जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और जो अलोंग द एक्सिस जो डी ऑर्बिटल्स है उनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से जो अलोंग द एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाती है और इन बिटवीन एक्सिस घटती है, अट्रैक्शन होता है और यहाँ स्प्लिटिंग होती है इजी टी में। और फिर फर्दर अगर आपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया तो यहाँ पे फिर से तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इस तरह से स्प्लिटिंग होती है, जो कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, स्क्वायर प्लेन या ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल जो फील्ड स्प्लिटिंग होती है, आप यहाँ लिख सकते हो कि जो स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल में होती है, उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल में होती है, ये ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग होती है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब कलर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं आने की एक ही वजह है कि एनर्जी का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लैम्डा जो मैक्सिमम बहुत कम है वो विजिबल रीजन में नहीं होगा, वो आ जाएगा यूवी रीजन में। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बना रहा है तो वहां पे ट्रांजिशन में विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? वहां पे यूवी रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, न कि कलर बनाएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? अगर हम बोले कि हाँ कलरलेस तो होता है, बिल्कुल ठीक है, और ये कलर होता है, ये भी ठीक है। अगर हम दोनों बात को ठीक कह रहे हैं तो ऑप्शन में देखना है दोनों चीज सही होनी चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। करेक्ट कहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डीडी ट्रांजिशन से क्वेश्चंस हमेशा आता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके जो खास जो आपको अगर हम बताएं तो जो चीजें आपको मैंने बताई है अभी, जैसे यहाँ पे हमने बताई है चीजें, यहाँ पे जो चीजें बताई हमने, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है, 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 में और 3 में। ठीक है, यहाँ 0.6 होता है, यहाँ 0.04 होता है। ठीक है, dq कह लो इसको, dq मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है और यहाँ पे एनर्जी घटती है। ये आपका बारी सेंटर है, ये आपके प्लस में एनर्जी बढ़ेगी, इसकी माइनस में बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 0.6 है और यहाँ पे 0.4 है, ये आपको डेल्टा जीरो डिफरेंस होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स हो जाती है, और ये 5 जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे आपको स्प्लिट होता है, यहाँ पे 3 हो जाते हैं और यहाँ पे 2 हो जाते हैं। एनर्जी का डिफरेंस भी बदल जाता है, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा और यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। इसको डेल्टा टी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जीरो, तो अब कहने का हमारा मतलब है D5 ऑर्बिटल से यहाँ पे D5 स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स होती है। इसलिए होती है कि यहाँ पे जो है लिगेंड का जो मेटल की तरफ अप्रोच हो रहा है अलोंग द एक्सिस हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है एक्स वाई और जेड। और लेकिन जो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, जो मेटल है, मेटल के पास जो लिगेंड का अप्रोच हो रहा है अल्टरनेट इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल आने की वजह से जो कॉर्नर पे जो लिगैंड है, वो उनकी एनर्जी बढ़ती है, ना कि आपकी। तो इसलिए एनर्जी का डिफरेंस है। स्क्वायर प्लेनर में इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और यहाँ पे आपको dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, यहाँ पे आपको dz स्क्वायर होता है, एक्स वाई होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स वाई होता है, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे dz स्क्वायर, और यहाँ पे आप 2 ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं dxy, dxz और dyz। ये एनर्जी ऑर्डर होता है स्क्वायर प्लेनर में। ये आपका टेट्राहेड्रल में होता है, ये स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल में होता है, और ये आपका स्क्वायर प्लेनर में होता है। ये सारी स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे इन सारी बातों को याद रखना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, कलर की वजह क्या बनती है, तो कलर की वजह कैसे कलर आता है, डिटेल वीडियो देख सकते हो आप हमारा। तो यहाँ पे सारी बातें हैं जो क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हो जाएगा, चलिए। तो क्वेश्चंस फर्स्ट जो आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका कलर से था। अगर बेसिक चीजें आपको पता होगी
इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। अच्छा क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटाइटी जो है, यहां पे जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जब लिगैंड एक तरह के होते हैं, सारे लिगैंड एक जैसे, यहां पे देखो साइनाइड है, 4 साइनाइड है और बस लिगैंड एक ही तरह के हैं, तो इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक। अगर लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। तो यहां पे आप बोल सकते हो, यहां पे देखो 2 डिफरेंट लिगैंड है, यहां पे 2 डिफरेंट है, यहां भी 2 डिफरेंट है, तो ऑल दीज कॉम्प्लेक्स आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पे है होमोलेप्टिक। आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में बताइए, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आंसर करना है यहां पे कि जो कॉम्प्लेक्स यहां पे है, कोबाल्ट एमीन का जो कॉम्प्लेक्स है यहां पे, और यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है आर रिस्पेक्टिवली नोन एज, यहां पे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो आपको बताना है कि यहां पे स्पिन फ्री का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। यहां पे स्पिन पेयर्ड का मतलब है डायामैग्नेटिक। किसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? इसको पैरा बोलते हैं। पैरा स्पिन फ्री का मतलब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पे फ्री रोटेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होगा, और वहां पे हम कह सकते हैं उसको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो स्पिन फ्री का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक पूछता और डायामैग्नेटिक पूछता तो आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूज कर रहा है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स क्या होता है और यहां पे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है। स्पिन का मतलब अनपेयर्ड कंडीशन में जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर डी में, अगर आपको डी ऑर्बिटल्स में अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। को हम डायामैग्नेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक ही बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के बारे में पता होना चाहिए। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए कॉम्प्लेक्स में, उस कंडीशन में स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जरा ध्यान दो, आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स है कौन फ्री कॉम्प्लेक्स है और कौन आपका पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो हम पहले कोबाल्ट की एमीन की कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहां पे अगर कोबाल्ट एमीन का कॉम्प्लेक्स देखें तो यहां पे ध्यान दीजिए, लिगैंड जो इसमें लगा हुआ है, यहां पे जो ऑक्सीजन स्टेट जो कोबाल्ट की है यहां पे +3 में है, और +3 का मतलब कोबाल्ट का 27 होता है, 27 होता है यहां पे एटॉमिक नंबर। और यहां पे अगर आपने +3 में कन्वर्ट करना है तो यहां से आपको 3 लेकर निकाला, 4s2 और 3d7, तो 2 यहां से 1 यहां से निकालेंगे तो 3 6 एडिशन होगी यहां पे d6 कन्फिगरेशन में। अब ध्यान देना, यहां पे आपका जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। कैसा है? लिगैंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है। उस कंडीशन में क्या करेगा कि जब स्प्लिटिंग होगी, जब यहां इस कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होगी यहां पे डी ऑर्बिटल्स की, यहां पे अगर हम बना दें इसको कि जो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी यहां पे 5d ऑर्बिटल्स होंगे, यहां पे स्प्लिटिंग करेगा तो यहां पे इजी और यहां पे आपको T2G बनाएगा। और यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फील करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एनर्जी गैप पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिगैंड फील्ड बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही चला जाएगा, तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। डेल्टा 0 ज्यादा होने से पेयरिंग एनर्जी कब होगी? उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, और उस कंडीशन में आपका एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, या इसको बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। क्या है? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है। इसकी वजह यह है कोबाल्ट +3 ऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग लिगैंड की फील्ड के साथ क्रिस्टल फील्डिंग बहुत ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग गैप बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने के इलेक्ट्रॉन का टाइम ऊपरी लेवल में नहीं जाता है, नीचे ही पेयर हो जाता है। इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो जाएगा, तो यहां पे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेट में यहां पे पहले के लिए। दूसरे के लिए अगर बात करें तो कोबाल्ट भी यहां भी +3 में। कैसे? ध्यान दो, कोबाल्ट के साथ वीक लिगैंड फील्ड है, और वीक लिगैंड फील्ड अगर होता है यहां पे अगर देखो यहां पे F का 6 है। क्या है? F का 6 है, और यहां पे 3 माइनस है। ध्यान देना 3 माइनस इसके ऊपर है, और ये माइनस
आपको पता है फ्लोरीन का 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 माइनस होगा, इसकी वजह से +6 में होगा, इसके ऊपर 6 और +3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब कोबाल्ट यहाँ भी +3 ऑक्सीडेट में है, मतलब यहाँ भी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो डी की स्प्लिटिंग है, यहाँ पे जो डी की स्प्लिटिंग है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से डेल्टा 0 ज्यादा नहीं है पेयरिंग एनर्जी से। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में, जो हाई एनर्जी जो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा और 6 जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड की बात करें तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे आपका स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। बताइए क्या है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई, और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, क्या ये बात ठीक है? बताइए। स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री है। देखिए ध्यान से, स्पिन पेयर्ड है और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, ऑप्शन बी सही होगा। अब अगर यहां दिया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या होता है भाई? आउटर और इनर की बात करें, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लिगैंड के साथ मेटल के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर, इनर या आउटर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। तो उसमें एक बात बहुत खास होती है, अगर हम कहें आपसे कि जो डी के 5 जो ऑर्बिटल्स है, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है, अगर हम बोले कि 1 2 3 4 5 और 6 7 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे हम बोले हैं कि सर जो है आपका जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक ही भरेंगे, और यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 मतलब निकिल आपका किसमें है, निकिल +2 में, निकिल कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, सॉरी क्या है, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो है आपका, कोबाल्ट +2 में अगर है तो उस कंडीशन में 27 होता है, 2 निकालोगे इलेक्ट्रॉन, तो कोबाल्ट +3 में, किसमें, +3 में, तो कोबाल्ट +3 में होगा, तो यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D6 होगा, तो होता क्या है, यहाँ पे n-1 D है, और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम NS बोलते हैं, और इसको हम NP बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ND बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं 3D बोल सकते हैं, अगर 3D सीरीज का है 4s 4p और यहाँ पे 4d। अब यहाँ भी 5 ऑर्बिटल है लेकिन वैकेंट है। अब होता क्या है कि अगर लिगैंड फील्ड अगर स्ट्रांग होती है, लिगैंड फील्ड अगर स्ट्रांग होती है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वो पेयर्ड होना शुरू करे, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा, तो 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे। अगर देखो इसको यहां देखें अगर, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दो, यहां पे होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, यहां पेयर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, उस कंडीशन में 2 ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहां पे एक ऑर्बिटल है और यहां पे ऑर्बिटल है, तो यहां पे जो डी ऑर्बिटल है, यहां पे हम कहने का मतलब है कि जब 6 लिगैंड मेटल के पास अप्रोच कर रहा है, उस कंडीशन में 6 मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स या वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पे जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और 2 जो ऑर्बिटल डी के हैं, यहां पे डी के 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा हाइब्रिडेशन में। तो यहां पे जो हाइब्रिडेशन होगा, ये 2 डी के होंगे, एक एस का होगा, पी का आपका कितने होंगे, 2 3 और 3 6। तो यहां पे कह सकते हैं इस तरह से हाइब्रिडेशन होगा, और इस हाइब्रिडेशन को बोलते हैं D2sp3। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, इनर है। कैसा है, इनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर के n-1 d ऑर्बिटल जब यूज होगा, 3d ऑर्बिटल यूज होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर। अगर यही बात हम कहते स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में यहां के ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे, 3d के ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे। इसका मतलब है कि यहां पे जो d ऑर्बिटल्स हैं, 2 d ऑर्बिटल्स यूज होने वाले हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp3d2, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, समझ में आया, बहुत इजी है। तो इस तरीके की बातें अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपको करना पड़ेगा, है जी। क्लियर हुआ आपको, यहां पे क्वेश्चन अच्छे थे। होमोलैक्टिक का मतलब हो गया। यहां पे क्वेश्चन जो थर्ड था, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। तो यहां पे आंसर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जरा देखो,
स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड तो नहीं है, ये तो स्पिन फ्री है, और ये इनर कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां पे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स नहीं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी है, तो हम ऑप्शन जो है इसका 2 ही कहेंगे। बोल दीजिए, अगर गलत हो तो बोलिए। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से जो आपको कंफ्यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन रहता है आसान लेकिन आपको कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि आप बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक को पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर सोच के रखिए। ठीक है, बताइए, आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4 का आप बताइए आंसर। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको यहाँ आंसर करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड फॉर्म इन 6 मेंबर्ड कोवैलेंट चिलेट व्हेन ट्रीटेड विथ निकल क्लोराइड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत कैसे आपको पता चलेगा? रिएक्शन पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से। अगर हम बात करें डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड के साथ, अगर हम बात बोलें कि जो निकिल है, यहां पे अगर थोड़ा सा हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि निकिल जो है आपका जब +2 में होगा और डीएमजी के साथ जो रिएक्शन करता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक कंडीशन इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर के हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन। अब डीएमजी का फॉर्मूला क्या होता है? डीएमजी आपका होता है इस तरह से, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड होता है जिसमें 2 कार्बन होता है और नाइट्रोजन जो है आपका ऐसे होता है, इस तरीके से आप अरे भाई रुक जाओ, यहाँ पे कार्बन कार्बन और इस तरह से होता है NOH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे NOH और यहाँ पे आपका CH3 होता है। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड बोलते हैं। जिसके पास लोन पेयर होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है। जब भी निकिल के साथ जब रिएक्शन करता है, 2 यहाँ पे एक निकिल के साथ रिएक्शन करता है और 2 मोल इसके रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिक कंडीशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे ये H+ को निकालेगा और यहाँ पे कह सकते हैं 2H+ निकालेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और फाइनल जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम बोले कि निकिल आपका बीच में होगा और इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो कि लोन पेयर डोनेट करता है टुवर्ड द निकिल। ओके, और यहाँ पे आपका एक फॉर्मेशन जो हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप कह सकते डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे आपका CH3 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका OH है, यहाँ अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो डबल बॉन्ड है, अगर हम बोले कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन उसका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको CH3 है और यहाँ पे आपको CH3। ध्यान दीजिए इसी नाइट्रोजन पे OH है, क्या है, OH है, तो यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे OH। अब देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पे जो पता है कि जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और ये क्या प्लस होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहां भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और बहुत स्ट्रांग वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम पूछे जो कॉम्प्लेक्स बना है निकिल और डीएमजी के साथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है, अब रिएक्शन होती है जो निकिल को डिटेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिंग में जो बन रही है, जो कॉम्प्लेक्स में रिंग जो बन रहा है, देखो ये तो स्क्वायर प्लेनर, अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर, निकिल जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आता है। जो रिंग का जो चिलेट रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लिगेंड और इसके फॉर्मेशन जो हो रहा है, यहाँ पे अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले और इसको 5 मान ले, तो एक तो 5 मेंबर रिंग ये बन रही है, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 मेंबर बन रहा है। कैसे, ध्यान दीजिए आपको समझ में आएगा कि 6 मेंबर कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ अगर 1 इसको माने हैं, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, इसको 5 मान ले, इसको 6 मान ले, तो जो रिंग यहाँ जो फॉर्मेशन हो रही है वो 6 मेंबर है, यहाँ जो रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है 6 मेंबर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 5 मेंबर हो गया, 2 6 मेंबर हो गया, 2 5 मेंबर हो गया यहाँ पे,
और ये 2 क्या है 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे DMG के साथ जब निकल की रिएक्शन होती है तो प्रेजेंस ऑफ बेस उस कंडीशन में 6 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करती है और कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए जो निकिल DMG के साथ रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या स्टेटमेंट डाइमिथाइल डाइऑक्साइड के साथ अगर 6 मेंबर्ड कोवैलेंट चिलेट रिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है बनता है क्या? अरे बिल्कुल बनता है। हम पीछे अभी देख के बताया आपको, अभी समझाया मैंने आपको, बनता है। अब यहां देखो स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा है कि जो प्रूशियन ब्लू प्रिसिपिटेट जो होता है, प्रूशियन ब्लू प्रिसिपिटेट जो होता है क्या होता है? आयरन बोथ +2 3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। बिल्कुल सही बात है। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहां पे स्टेटमेंट 1 एंड फर्स्ट तो नहीं, दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आंसर आपका यहां सेकंड हो जाएगा। क्यों? स्टेटमेंट 2 क्यों सही है? यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो आयरन है, जो प्रूशियन ब्लू होता है Fe4 FeCN जो है आपका 6 होता है और यहाँ पे थ्राइस होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। प्रूशियन ब्लू जिसका कलर एक पिगमेंट की तरह यूज होता है, एज ए पिगमेंट जो होता है। प्रिंटर में जो इंक होती है उसको भी यहाँ पे फिल्म जो बनती है उसमें भी यूज होता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इसमें जो आयरन 2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, +3 में होता है, +2 में होता है। और इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कैसे होता है अगर थोड़ा सा हम आपको समझा दें तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आयरन क्लोराइड होता है, आयरन जो क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है, किसके साथ में? आयरन के साथ अगर यहाँ पे पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड होता है तो यहाँ पे FeCN6 और यहाँ पे अगर हम बोले इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन होता है तो आपका प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं Fe का यहाँ पे 4 बोल सकते हैं, FeCN6 और यहाँ पे थ्राइस। दिस इज द प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आयरन क्लोराइड +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट +2 क्यों है? क्योंकि जब ये टूटेगा, अगर हम इन दोनों को तोड़ें, पहली रिएक्शन में हम तोड़े Fe क्लोराइड को, तो यहाँ बनने वाला है आपको Fe का 3, यहाँ पे देखेंगे Fe3+ में होगा और यहाँ पे 3Cl- का फॉर्मेशन होगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, बोलते रहो। यहां पे देखो दूसरी बात क्या हो जाएगी, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे K4 है, Fe का जो Cn का जो 6 है, ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस है, प्लस और ये माइनस है, तो कह सकते हो 4K+ होगा सर, और ये FeCN का 6 हो जाएगा सर। और यहाँ पे कितना माइनस होगा? जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ माइनस होगा। अब ध्यान दो, -4 है और ये -6 है, इसके ऊपर -4 भी है, इसके ऊपर +6 भी है, तो इस पे ऑक्सीजन स्टेट कितने हो जाएगी? +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन +3 है। इससे बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें आयरन आपका +2 में भी होगा, आयरन +3 में भी होगा। अब ध्यान दो, ये बना कैसे? यह बना कैसे? अब क्या होगा, जो आपका जो Fe जो CN6 है, इसके साथ आयरन +3 की रिएक्शन होगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, यहां पे जो आपका जो 4 Fe3+ है वो रिएक्शन करेगा किससे? यहां देखिए थर्ड में क्या होगा, हम अगर बोल दें आपको कि जो Fe3+ है वो रिएक्शन करने वाला है FeCN6 के साथ में, और यहाँ पे जो 4- है, अरे 4- का ये +3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे हम कह रहे इस Fe के पास इस 4 को लेके जाओ नीचे, इसको 3 को यहाँ लेके जाओ, तो यहाँ पे Fe का बनने वाला है 4 और ब्रैकेट में है FeCN6, जो कि यहां पे अब बनेगा, यहां पे बनेगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये नंबर आएगा 3। और यही कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग प्रूशियन ब्लू। क्या बोलते हैं? प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि इसमें 2 ऑक्सीजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है, येलो कंपाउंड्स ऑफ लेड क्रोमेट गेट डिसॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म्ड। यहां क्या करना है, जो येलो कलर में दिया हुआ है लेड आपका क्रोमेट, लेड क्रोमेट जो है आपका CrO4, जो कि येलो कलर होता है, इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे जो लेड क्रोमेट होता है, येलो कलर होता है यहां पे, और ये इनसॉल्युबल होता है, यहां पे कह सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, एसिडिक भी नेचर होता है, बेसिक नेचर भी शो करता है, और दोनों के साथ रिएक्शन करता है। यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन होती है और साथ में जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब होगी लेड क्रोमेट के साथ, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि डाई एनायनिक होगा, दो नेगेटिव चार्ज होगा, +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, क्योंकि -4 जब यहां पे होगा तो यहां पे +4 हो जाएगा, और यहां -2, यहां -2 जब जोड़ेंगे तो यहां +2 आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में लेड की जो ऑक्सीजन स्टेट वो +2 है, तो यहां पे फॉर्मेशन इसका होता है, जो कि सॉल्युबल होता है। साथ में यहां पे निकलता है CrO4 निकलता है। तो यहां कहने का मतलब, यहां पे अगर आपको इस रिएक्शन के बारे में पता है, लेड क्रोमेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पता है, तब तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे जो टेट्रा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, मतलब बता रहा है कि इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन जो ऑप्शंस आपको दिए उसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और यहां पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका डाई एनायनिक होगा, टेट्रा एनायनिक नहीं होता है, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हो जाएगा? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहां पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहां पे डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और यहां पे डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन 4 है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे जो आंसर होगा आपका 4 जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हम कहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है, उसके अंदर जो है लिगैंड अगर का जो नंबर होता है, ये लिगैंड है, हाइड्रोक्साइड एक लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका एनायनिक लिगैंड है, और यहां पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कैसा होगा? 4 होगा। कैसा होगा? 4 होगा। तो यहां पे ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चंस के लिए। हम आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चंस यहां पूछा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय सेंट्रोल मेटम। आपको पता है कि जब मेटल और लिगैंड के बीच का फॉर्मेशन होता है तो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर यहां 6 है तो ये इस तरह कॉम्प्लेक्स, मेटल जो यहां पे है उसको हम 6 कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, जो कि यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे जो इतने कॉम्प्लेक्स दिए उनमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है D2sp3, या इसको दूसरे नाम से भी क्वेश्चन में कह सकता था कि इनर कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, इसमें इनर कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, इसको इनर कॉम्प्लेक्स भी कह, जब n-1d ऑर्बिटल जब यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। देखिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है दो तरीके से हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, और यहां पे हम कह सकते हैं D2sp3 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब n- जो है यहां पे n-1d ऑर्बिटल जब यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और तब उसको हम बोलेंगे D2sp3, और जब यहां पे इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इतनी बातें अगर पता है तो इस क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां देखिए आप अगर ध्यान दें तो यहां पे पूछा है कोबाल्ट का जो एमीन का जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पे +3 कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, और उस कंडीशन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? यहां पे D2sp3। यहां कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और कोबाल्ट 3 इसका कोबाल्ट का 27 होता है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो आपको यहां पे मिलने वाला है, ये S के इलेक्ट्रॉन है 4s2, इसको देखें, और यहां 3d7 देखें, और जैसे ही आप यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे S के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक D के निकलेंगे, और यहां पे जो बचने वाला है 3d6 बचेगा। अब यहां पे जो d ऑर्बिटल्स है, यहां पे जो d ऑर्बिटल है आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग होगी तो उस कंडीशन में जो आपको ऑर्बिटल मिलने वाला है, इस तरह से ऑर्बिटल मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और ये
क्यों पेयरिंग हुई? क्योंकि लिगैंड फिर इस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रांग है, लिगैंड स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बाकी s और p के ऑर्बिटल यूज होंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं 1n-1d ऑर्बिटल इसको बोल सकते हैं। अगर यहाँ कोबाल्ट की बात होती है तो हम इसको 3d बोलेंगे, इसको 4s बोलेंगे, इसको 4p बोलेंगे और जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपस में होगी तो यहाँ फॉर्मेशन होगा d2sp3 और इस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो अगर आप इतनी बातें अगर पता है तो आप कह सकते हो इस कॉम्प्लेक्स में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बाय सेंट्रल एटम। क्या होगा? सेंट्रल एटम। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हैं। d2sp3 नहीं है, sp3d है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है आप देखते हो sp3d है, d2 है, यहाँ पे जो है आपका dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे dsp3 है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपका भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन यहाँ पे sp3d2 है। यहाँ पे क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। क्या है? ट्राइगोनल बाइ, 5 लिगेंड है, 6 लिगेंड यहाँ है और यहाँ है, तो आप ऐसे भी इसको कट कर सकते हो। यहाँ 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल में d2sp3 होता है क्योंकि 2 d के हैं और एक s का है और 3 p का है और इनको जोड़ोगे तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो जो है सिर्फ 6 यहाँ है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में d2 होगा, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है जो फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड है, यहाँ पे वीक लिगैंड फील्ड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा और उस वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है sp3d2 बनेगा। sp3d2 यहां होगा और यहाँ पे dsp3 होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा और यहाँ पे आपको पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे यहाँ भी नहीं होना, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपने पढ़ा ध्यान से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, आपको बताना है कि कहां पे इनकरेक्ट पेयर है। अगर हम कह दे फोटोग्राफी में आप सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है क्या? बताओ यूज होता है तो हम कह दें बिल्कुल सर होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड। पॉलीथीन जो प्रिपरेशन होता है उसमें जिंगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है तो बिल्कुल होता है यहाँ पे। अगर हम बोले हैबर प्रोसेस में क्या आयरन यूज होता है क्या? आयरन के ऑक्साइड्स यूज होते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन जो कराती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन होती है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात भी ठीक है। अब यहाँ जो वेकर प्रोसेस है, वेकर प्रोसेस है, यहाँ पे PgCl2 होता है क्या? अरे सर यही तो गलत ऑप्शन है, यही तो गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पता है कि यहाँ PD होता है। क्या होता है? PD होता है, न कि PT होता है। और यहाँ पे PD जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है और इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपका एल्कीन से आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन से एल्डिहाइड या आपका आप कह सकते हो एल्डिहाइड या हम कह सकते इसको हम अगर CH3 बोल दें और यहाँ पे हम R2 को हम H बोल दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है इन द वेकर प्रोसेस। बट कैटलिस्ट प्लैटिनम कैटलिस्ट नहीं होता है, पैलेडियम होता है। बात सही है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां बताना है आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज बताना है। बताइए, यहां पे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहां पे जो प्लेटिनम है और यहाँ पे अमोनिया का 2 है और Cl है और आपका यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है। ये लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, AbCl है। तो यहाँ पे 2 1 3 1 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्क्वायर प्लस में प्लैटिनम +2 है। यहाँ देखिए किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान दीजिए। अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सबसे पहली बात इसको आयोनाइज करिए, पहला जो ब्रैकेट वाला वो प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PT अमोनिया न्यूट्रल है,
Cl है और यहाँ पे NH2 और आपका CH3 है जो कि लिगेंड, और इस पे एक प्लस चार्ज है, यही प्लस चार्ज इसके ऊपर है, और यहाँ पे देखो Cl-1 है तो यहाँ पे एक और हो जाएगा, मतलब प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेज स्टेट में है। प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेज स्टेट में, प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेज स्टेट में होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि निकिल Pt और Pd जो भी है प्लस 2 ऑक्सीडेज स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो आपको पता होना चाहिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और यहाँ पे 6 to 8 और एक ऑर्बिटल खाली होगा, एक s का खाली होगा और एक p का खाली होगा। उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन होगा तो यहाँ पे d, s और p2, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक d का ऑर्बिटल होता है, एक s का यूज होता है और 2 p का होता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं dsp2 हाइब्रिडेशन होगा, और ज्योमेट्री जो बनेगी इस तरह से बनेगी, यहाँ मेटल होगा और यहाँ पे लिगेंड होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में यहाँ कह सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 होगा। अरे क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है क्योंकि फॉर्मेशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हो रहा है, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कंडीशन में नहीं है, तो वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो आंसर आपको इस तरह से करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मेटल कार्बोनाइल से है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल CO फॉर्म ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे जो डाई कार्बोनाइल जो मेटल, यहाँ पे जो मेटल की बात करें, इनके बॉन्ड है, यहाँ पे मैंगनीज के बीच में भी बॉन्ड है, यहाँ मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑस्मियम 3 है तो यहाँ 3 ऑस्मियम बनाएंगे इस तरीके से, और इनके बीच में हम बॉन्ड बनाएंगे। 3 मेटल बॉन्ड है। रुथेनियम जो है उसी के नीचे होता है, तो यहाँ भी आप देखोगे इस तरह से रुथेनियम, और यहाँ भी रुथेनियम, और इस तरह से 3 इनके बीच में बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि नंबर ऑफ यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे कार्बोनाइल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रिज में होता है इस कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बाकी में यहाँ पे जो है आपके कहीं पे भी आपको 12 है, यहाँ पे 4, 12 और यहाँ पे भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 4 है यहाँ पे, लेकिन ब्रिज यहाँ पे पाया जाता है, ना कि इसमें कहीं ब्रिजिंग नहीं होती है, स्टेबल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स, ना तो मैग्नीज में होता है। कोबाल्ट के केस में जो डाई का यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ब्रिजिंग प्रेजेंट होती है और वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। बाकी जो यहाँ पे जो है ब्रिजिंग स्टेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही ब्रिजिंग पॉसिबल है। ये आंसर भी इसका यही होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप बताना IUPAC नेम ऑफ द K2MnO4 का IUPAC नेम क्या होगा, बताइए आंसर। यहाँ पे अगर देखें, पहले तो हम ऑक्सीडेज स्टेट भी मेंशन किया हुआ है, तो हम एक बार ऑक्सीडेज स्टेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो K2 है आपका और Mn का जो 4 है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 पोटेशियम टूटेगा प्लस, और यहाँ पे MnO का 4 का 2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको देखो तो मैंगनीज जो आपका O4 2 माइनस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, तो मैंगनीज बनाओ यहाँ पे, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन बना दो इस तरीके से, अरे बनाएंगे ना, और 2 नेगेटिव चार्ज रख दो यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना दे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है यहाँ पे मैंगनीज। और ऑक्सीडेज स्टेट की बात करें तो -2 है, -2 है, -1 और -1। अब ओवरऑल -2 है यहाँ पे, -2 4 और 2 6, मतलब 6 ऑक्सीडेज स्टेट में है। और आप देखो यहाँ पे 5 एक 6 यहाँ है, 5 एक 6 यहाँ है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 6 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है जी। ऑप्शन 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो पर मैग्नेट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इसको। पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेटेट बोलेंगे, बिल्कुल इसको बोलेंगे। तो आंसर आपका यही होगा, पोटेशियम टेट्रोक्साइडो मैग्नेटेट होता है, जो उसका IUPAC नेम K2MnO4 का है। तो आंसर इसका जो है आपका यही होगा, सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड इन एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म एन आयन हैविंग ज्योमेट्री। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो क्लोराइड है, आपको एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी तो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम H2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही नहीं है, आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा।
यहां नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। इथीन जो इथेन जो 1,2 डाइमीन है, यहां पे जो इसके बारे में पूछ रहा है कि जो यहां NH2 है, यहां पे NH2 है, 1,2 डाइमीन जो है आर चिलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल चिलेटिंग लिगेंड है। मेटल के साथ जब एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहां पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, चिलेशन होगा, तो यहां हम कह सकते हैं बिल्कुल सर एकदम बनाएगा, चिलेट बनाता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स जो भी डाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सलेट भी आपको बनाता है, इथिलीन डायमीन भी बनाता है, तो यहां इरिटिए भी बनाता है। ये सारे आपके चिलेशन बनाते हैं क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, एक से ज्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए आपका चिलेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल चिलेशन होगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहां पे आपको मेटेलिक जो एल्युमिनियम है इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ काइरोलाइट्स। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। काइरोलाइट्स जो यूज होता है, ये आपका यूज होता है उस आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, जो कि एल्युमिनियम हाई टेम्परेचर को थोड़ा सा उसको कम कर देता है, उसकी टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर को घटाता है और उस कंडीशन में रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है। इसके बिना हाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन फिर करानी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो लो टेम्परेचर को कम करने के लिए काइरोलाइट्स यूज होता है और उस कंडीशन में रिएक्शन आसानी से होती है और इसको इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। एकदम सही है। मेटालिक एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ काइरोलाइट्स। करेक्ट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। साइनाइड्स की बात करें, साइनाइड आयन इज यूज्ड एज अ लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। बिल्कुल यहां पे क्या होता है कि जो साइनाइड सिल्वर के साथ जो रिएक्शन होती है तो यहां स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि सही बात है। और यहां पे आसानी से जो इसके जो ओर्स होते हैं सिल्वर्स के, उनके साथ साइनाइड की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और वहां कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और फिर आसानी से यहां पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ये भी है। साइनाइड्स आयंस यूज एज ए लिगेंड्स फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर को उसके जो है ओर्स से जो मिक्स ऑक्साइड सिल्वर्स के हैं उनमें से सिल्वर को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसमें साइनाइड्स आयन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर के साथ साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर उसको वहां से एक्सट्रैक्शन में आपको कह सकते हो साइनाइड लिगेंड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम द इट्स ओर्स, है ना। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल ही सही है। फास्फिन की बात कह रहा है PPH3, पहले तो बना लो PPH3 कह रहा है एक्ट एज अ लिगेंड इन विल्किंसन कैटालिस्ट। ये कैसे पॉसिबल है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मतलब यहां से -3 पीएच करोगे, उसकी जगह पे आपको जोड़ना पड़ेगा 3 फिनाइल, ऐड करना पड़ेगा क्या, यहां पे ऐड करना पड़ेगा फिनाइल, 3 फिनाइल को ऐड करना पड़ेगा फास्फोरस के साथ। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? PPH3 होगा। PPH3 जो कि एक लिगेंड का काम करेगा और विल्किंसन कैटालिस्ट यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइंस बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर हम बोले कि रोडियम जो है यहां पे ये आपका इसको इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह से यहां पे हम कह सकते हैं, और PPH3 के साथ इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे PPH3, PPH3, ठीक है जी। और यहाँ पे हम बोले कि क्लोराइड होता है और यहाँ भी PPH3 होता है, इस तरह से होता है। और यही जो है आपका लिगेंड को बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी को विल्किंसन कैटालिस्ट बोलते हैं, दैट यूज फॉर स्पेशली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन होता है और ये यहाँ पे फॉस्फीन नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि लिगेंड जो होता है उसमें जो यहाँ पे लिगेंड है फॉस्फोरस, जो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है एज ए लिगेंड, नॉट ए फॉस्फीन। यहां पे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर विथ EDTA, ऐसा पॉसिबल है? बताओ। कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ जो EDTA का जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे स्टेबिलिटी जो है, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगी। लेकिन जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम की स्टेबिलिटी EDTA कांस्टेंट बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइज जो होता है थोड़ा सा मैग्नीशियम से बड़ा होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें कैल्शियम प्रॉपर फिट होता है और वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स से स्ट्रॉन्ग होती है, उसको फिर कैल्शियम के साथ EDTA को हटाना मुश्किल होता है। लेकिन मैग्नीशियम का साइज छोटा होने के वजह से एज कंपेयर टू कैल्शियम स्टेबिलिटी जो होती है जो EDTA के साथ उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे
आप कह सकते हो कि कैल्शियम स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सिमिलर नहीं होते। कैल्शियम इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स यूनिटी है, और जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि कैल्शियम जो यूनिटी कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल ड्यू टू द साइज फैक्टर। साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें साइज जो है कैल्शियम प्रॉपरली फिट हो जाता है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो ऑफ द यूनिटी कॉम्प्लेक्स कैल्शियम की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कांस्टेंट भी ज्यादा होता है। तो आंसर आपका यहां पे जो कह रहा है कि कांस्टेंट सेम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, गलत बात है। और अगर हम कह चूज द करेक्ट आंसर, तो हमें सब बातों को हमने यहां बता रखा है, तो आप आंसर चूज कर लीजिए। यहां पे देखिए ए बी सी 3 ऑप्शन है, तो ए बी सी कहां है, ए बी सी कहां है, यहां पे है। तो आंसर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़े अपनी मंजिल की तरफ। यहां पे मॉलिक्यूल्स आयन विथ स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप कौन, आप अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल जाएंगे किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आप तो बता सकते हो कि ज्योमेट्री क्या होगी। यहां पे देखो, ये तो आपको दिख रहा है 4 है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के साथ निकिल पीटी और पैलेडियम, जो पैलेडियम है हमेशा स्क्वायर पिरामिडल बनाता है और स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। ये तो पूछा स्क्वायर पिरामिडल, मतलब इस तरह की ज्योमेट्री कहां होगी, इस तरह की ज्योमेट्री कहां होगी। यहां पे 4 यहां लिगेंड होंगे और एक लिगेंड यहां एक ऊपर होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह की ज्योमेट्री PCl5 में होगी क्या, अरे होगी क्या, नहीं होगी। यहां पे sp3dt होता है, यहां पे इस तरह से होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पूछा ही नहीं है, पूछा है आपसे क्या, आपसे पूछा है स्क्वायर पिरामिडल। यहां पे देखो, यहां Br है 5। अगर हम Br की बात करें तो Br पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 2 4 2 6 और 1 7। फ्लोरीन कितने हैं, यहां एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा और 5 बनाएगा, एक लोन पे बच जाएगा। अब काउंट कर दो कि जो सेंट्रल एटम है, जो यहां पे फॉर्मेशन कर रहा है, यही सेंट्रल एटम है। अब यहां पे अगर देखें नंबर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर है, प्लस बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 है। तो बताओ ये कितने हो गए, कुल 6 हो गए। अरे 6 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। लेकिन एक लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों मित्रों, तो देखो यहां क्या होगा कि मेटल जो यहां पे जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है उसके साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो रहेगी, लेकिन लोन पेयर जो ऑक्युपाई करेगा वो यहां कर लेगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो आने वाला है बच्चों, इसका ज्योमेट्रिकल शेप आएगा जो मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा स्क्वायर पिरामिडल आएगा। जो कि पूछा है कि बता दो हमको कि जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा, इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, यहां पे आपका लिगेंड 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 या लिगेंड, या आप कह सकते हो यहां फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन बीच में होगा, और यहां पे लोन पेयर यहां पे होगा। और आप कह सकते हो यही एक कॉम्प्लेक्स है जो कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3d2। sp3d2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही होगा जो कि शो करेगा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर दिक्कत नहीं हो तो आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन द डेका कार्बोनाइल्स डाई मैंगनीज। देखो डेका मतलब होता है कितना, डेक का 10 होता है, 10 होता है जी, हाँ 10 होता है। अब यहां पे अगर देखो ध्यान से, तो पूछा क्या है, पूछा यही है कि ऑक्टाहेड्रल कहां होता है। मैंगनीज के साथ अगर हम डेका कार्बोनाइल है और 2 मैंगनीज है, तो आप ये तो जानते ही हो मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड होता है। और यहाँ पे आपको खूब अच्छे से पता है नंबर कितना है, 10 है, 2 4 5, देख लो यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो गया। अब यहाँ देखो 5 यहाँ हो गया, तो ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, अरे ऑक्टाहेड्रल होगा सर, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो मैंगनीज जब यहाँ है, यहां पे अगर हम इसको थोड़ा सुंदर बना दें, यहां मैंगनीज और यहां मैंगनीज है, और अगर हम इसको ऐसे कह दें कि सर इस तरह से बनाइए, अच्छे से बनाइए, इसे बनाइए, और यहां पे अगर हम मैंगनीज को बना दें, यहां मैंगनीज को बना दें, अरे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। यहां देखो इस तरह से अगर है, तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस तरह से, देखो इसको यहां देखो, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे जो मैंगनीज है और यहां पे लिगेंड लिगेंड लिगेंड, और यहां पे मैंगनीज एक लिगेंड और यहां पे लिगेंड, मतलब कार्बोनाइल, लिगेंड का है CO है, और यहां देखो यहां मैंगनीज है, एक लिगेंड, 2 3 4 5, और इस तरीके से देखोगे तो यहां भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं, बोलो ना जी,
है, यहां भी ऑक्टाहेड्रल, यहां भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसका मतलब यही कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट है, बाकी कहीं पे नहीं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ऑक्टाहेड्रल है, ना तो स्क्वायर पिरामिडल है, ना तो स्क्वायर पिरामिडल है, ना तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। यहां पे जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है। कहा है? ऑक्टाहेड्रल है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें और एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अरे भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां भी होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और यहां पे आपका पता है इनएंशियोमर्स होते हैं। यहां ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप देखें सिस जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पे जो क्रोमियम है ऑक्सलेट के साथ, थोड़ा सा हम इसको बड़ा ले लें कि आपको दिक्कत ना हो। यहां देखो क्रोमियम है और ऑक्सलेट है। अब यहां अगर हम बताएं तो बताओ जरा सा सिस कॉम्प्लेक्स कैसा है। यहां पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा इसलिए है कि ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट होगा तो 2 दुना के 4 और 2 6 लिगेंड हैं जो कोऑर्डिनेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। उस कंडीशन में सिस कहा है तो क्रोमियम को आप पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बनाओ, और सिस का मतलब 2 Cl को पास कर दो, 2 Cl को इथिलीन डाइमीन को ऐसे बना दो, यहां इथिलीन डाइमीन कैसे बना दो, और यहां पे आपका क्या है 2 Cl है, तो 2 Cl है तो आप सिस पूछा है, क्या पूछा है? सिस बना दीजिए। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर कैसे बनाना है सर? तो आप ऐसे बना दीजिए, इथिलीन को यहां कर दीजिए, यहां इथिलीन को कर दीजिए, और यहां पे आप Cl और Cl। तो यही तो सिस है जो पास पास में है, सिस है। यही कॉम्प्लेक्स को मैंने यहां बना दिया। यहां ऑक्सलेट है, सॉरी यहां पे क्या है ऑक्सलेट कह दें तो यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है, बाकी हम नहीं लिख रहे हैं। यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन है, इसको हम ऑक्सलेट कह 2 माइनस चार्ज। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मिरर इमेज अब यहां पे तो सिस होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कहीं भी सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री कहीं से भी बॉन्ड काटोगे कहीं सिमेट्री नहीं बनने वाली है। मतलब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अगर होता है, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हो, एसिमेट्रिक होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर मिरर इमेज होगा ये कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि सिस जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इथिलीन डाइमीन जो कोबाल्ट के साथ है, यहां पे देखो कोबाल्ट के साथ यहां पे इथिलीन डाइमीन जो होगा, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स होगा इथिलीन डाइमीन को रिप्रेजेंट करते हैं EN से, इथिलीन डाइमीन को रिप्रेजेंट करते हैं CH2 और यहाँ पे NH2। मेरे प्यारे बच्चों यहां देख लो, अब इसी को हम ऐसे लिख दिए, 2 नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, इसलिए यहां भी यहां ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर हम कह दें क्या बताओ ये एक्टिव होगा? अरे सिस यहां भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां प्लैटिनम का +2 ऑक्सीडेट है। यहां अगर देखें तो बताओ यहां -+4 ऑक्सीजन स्टेट में, अगर पूछे भैया कि बताओ यहां प्लेटिनम किस हो, यहां पे -2 यहां +2, तो -2 +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। और यहां पे यहां कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहां पे इथिलीन बाइडेंटेट है, 2 दुना के 4 2 6 यहां ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, सिस कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहां PT के साथ अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां देख लो PT के साथ अगर हम बोल दें आपको, तो यहां भी क्या है इथिलीन डाइमीन है, और सिस कहा है तो 2 Cl हम पहले बनाएंगे, और इथिलीन डाइमीन कहा है तो हम यहां बना देंगे और यहां बना देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स में सिस फॉर्म में भी मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन ट्रांस जो होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा, मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में बांट जाएगा। एक प्लेन डालेंगे तो मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में बंटे हुए देखेंगे, जो कि सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होगा एक दूसरे के। इसलिए आप कह सकते हो कि ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, यहां पे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम बोल देंगे 4। क्या बोल देंगे 4 कह सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर, अगर आप बताइए आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये बात सही है। क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एनायनिक लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताया? अरे कैसे बताया, नहीं बता पाया। OH- और F- के बारे में कुछ बताया? इनकी स्ट्रेंथ है लंबी कम ज्यादा क्यों होती है, ऐसा नहीं बता पाया, गलत। यहां देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही बात है, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। बिल्कुल करेक्ट बात है।
हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स DsP2 होता है। क्या DsP2 होता है? बिल्कुल सही बात है। यहां जो कॉम्प्लेक्स है इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। निकिल +2 ऑक्सीस्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फॉल्स प्रेजेंस में हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो हम कह सकते हैं DsP2 होता है। यहां नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर की बात करें तो Pt जो Cl2 है सिस में 1 हो सकता है। यार कैसे हो सकता है 1 सर? अगर सिस फॉर्म की बात करें तो यहां जो प्लेटिनम है 2 Cl 2 एथिलीन है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पे सिस बोल दिया है तो 2 Cl हम पहले ही लगा देंगे आसपास में। इथिलीन डाइमीन का मतलब ऐसे होगा, तो इस तरह से अगर आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसे बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका मिरर इमेज होगा, और जो मिरर इमेज होगा यहाँ पे जो इसका